हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विनी साइंस क्लासेस पे। मैं हूं आपका साइंस मेंटोर राजकुमार सैनी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 10th क्लास साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी 3 वीडियो मैं बना चुका हूं और ये इसका पार्ट फोर्थ है। होप सो आज इस चैप्टर को मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। और सॉरी, इस ये वीडियो काफी दिनों के बाद आई है, जिसका फोर्थ पार्ट है वो। ठीक है। और आगे वाले हम चैप्टर करेंगे, उसकी होप्स मैं आपको एक या दो मतलब वीडियो के अंदर वो पूरा चैप्टर करवा दे करूंगा। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एग्जाम्पल 12.9, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। देखो पहले क्वेश्चन में है क्या। आपको 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, R1, R2, R3, R4, R5। ये देखो, R1, R2, R3, R4, R5। आपको पूछा क्या क्या, देखो पहले ये देखो। आपको एक तो बताना है टोटल रेजिस्टेंस और इसमें बताना है टोटल करंट। और इन पांचों रेजिस्टेंस को कितने वोल्ट की बैटरी से ऐड किया इसने, 12 वोल्ट की बैटरी से इसने जोड़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है, को V दिया है 12 वोल्ट। और आपको R1, R2, R3, R4 और R5 दिए हैं और टोटल रेजिस्टेंस पूछा। अब देखो इधर इस डायग्राम में देखो, ये यहाँ R1 और R2 तो अपने पैरेलल में है, R3, R4, R5 ये तीनों खुद के पैरेलल में। बट एक ये देखना, ये दो और ये तीन यहाँ पैरेलल में नहीं है, ये आपस में क्या है, सीरीज में। तो पहले आपको R1 और R2 के पैरेलल का मतलब निकालना पड़ेगा टोटल रेजिस्टेंस, और इन तीनों का अलग से पैरेलल वाला लगा के फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। फिर कौन सा लगाओगे आप, इनका सीरीज का। तो देखो पहले ऐसे होगा, ये आपको यहाँ पे अलग अलग करना पड़ेगा। इनको पांचों को एक मत मान लेना, ये देखो दो अलग है, ये दो अलग है और ये तीन क्या है, अलग। ये दो खुद के पैरेलल में है और ये तीन खुद के पैरेलल में। बट ये क्या है, सीरीज। ये क्या है, सीरीज। इन दोनों का एक बनाओ और इन तीनों का क्या बनाओ, एक। और आपको पता है पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो। इन दोनों का निकालो पहले, 1/r डैश। तो कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2, और इसकी वैल्यू आपको दी है, कितनी है, ये रहा। क्या निकालेंगे इसका, 1/10 प्लस 1/, इनका जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो उसी को। ये तो सिंपल सा है, सॉल्व तो करना आता ही होगा आपको। ये 4 और ये कितना आ गया, 1। कितना बन गया, 5/40, 5/40, 1/r डैश। और इसको उल्टा कर लो, r डैश क्या हो जाएगा, 40/5। ये कितना आ जाएगा, 8 ओम। मतलब इन दोनों का आंसर आ गया 8 ओम, क्योंकि r आपको कितना दिया था, 10, और ये कितना दिया था आपका, 40। अब ऐसे इसका निकाल लो, आर डबल डैश मान लो इसको, उसको आर डैश माना तो R3, R4 और R5, क्योंकि ये आपस के अंदर क्या है, पैरेलल। अब इनकी वैल्यू दी है, ये देखो। इसको सॉल्व कर लो आप, 30, 20 और 60। इसको सॉल्व करो, 1/r डैश, ये ऐसे क्या रहेगा, 1/30, ये दिया ना, ये रहा 1/20 और 60। ये तो आपको सॉल्व करना आता होगा, 60। यहाँ कितना आएगा, 2, ये 3, ये 1, कितना बन गया, 6/60। 1/r डैश 6/60। r डैश क्या बनेगा, 60/6। ये बन गया आपका 10 ओम, 10 ओम। अब देखो, आपके पास r डैश की भी वैल्यू आ गई। अब क्या बनेगा, r सीरीज, r सीरीज। ये देखो, इन तीनों का टोटल आंसर कितना है, 10 ओम। और ये कितना आया था, 8 ओम। अब ये दोनों कौन से में है, ये देखो, इन तीनों का एक बन गया और इन दोनों का एक बन गया। अब ये कौन से है, सीरीज। अब सीरीज वाला फॉर्मूला लगाओ, सीरीज का तो पता ही है, आर डैश और आर डबल डैश को जोड़ दो। आर डैश कितना है आपका 8 और ये कितना है आपका 10, तो टोटल कितना बन गया, 18 ओम। मीन्स आपका टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 18 ओम, 18 ओम। ये रहा। ये देखो सिंपल से इसने ऐसे किया। R2, R1 है और R2 है, वो एक दूसरे के पैरेलल में है, तो आप इससे R डैश निकाल सकते हो। R3, R4, R5 ये इक्विवेलेंट है, तो ये इनका क्या, ये भी पैरेलल में है, ये इनका निकाल दिया डबल डैश। ये देखो, R डबल डैश आपने 10 ओम निकाला है और R डैश कितना निकाला है, 8 ओम। और इनको बाद में क्या है, टोटल है, तो इनको सीरीज लगा लो। तो ये सीरीज वाला फॉर्मूला कितना आ गया, टोटल 80 ओम। ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्या पूछा इसने, करंट। करंट का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर V अपॉन R। ऐसे V बराबर IR, इससे निकाल लिया। और आपको पता है V की वैल्यू आपको दी है 12V, ये देखो पहले पहले दिया था। और R आपने निकाल लिया,
80 ओम, ये रहा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या आएगा, 0.6 एम्पियर। एम्पियर क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, ये क्वेश्चन आपको होप सो समझ में आ गया होगा, और सीबीएसई का इस चैप्टर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, याद रखना। क्योंकि बाकी सारे इजी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी है, बट लेकिन इसको देखने पे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, R1 R2 R3 R4 R5, ये पांचों के पांचों पैरेलल में कर लेते हैं और एक फॉर्मूला बनाते हैं। ऐसे नहीं है, ये दो अलग पैरेलल है और ये तीन अलग पैरेलल, बट आपस के अंदर ये कौन से आएगा, सीरीज। ठीक है, होप सो आपको ये बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब सुनो ये बात आ रही, ये सुनो ये क्या कह रहा है पैराग्राफ। आपको पता होगा, पहले मैं थोड़ा सा आपको बेस बताता हूँ। आपको पता है सीरीज के अंदर क्या होता है, आई की वैल्यू सब में क्या रहती है, सेम। अगर अपने सीरीज में जोड़ते हैं तो आई की वैल्यू सब में क्या रहती है, सेम। और आपको पता है सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस हमेशा क्या आता है, मैक्सिमम आती है वैल्यू। टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपको पता है क्या सेम रहता है, वी सेम रहता है। और टोटल रेजिस्टेंस जितने इंस्ट्रूमेंट जोड़ते जाओगे, बट उसका टोटल रेजिस्टेंस हमेशा क्या आता है, मिनिमम आता है। क्या आता है, मिनिमम, क्योंकि रेसिप्रोकल करके निकालते हो वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो आपको बताएं, अब ये बता रहे हैं, इसमें इसमें क्या बता रहा है, सुनो। ये देखो, ये कह रहा है अगर अपने सीरीज के अंदर किसी करंट को ऐड करते हैं तो अपने पता है करंट क्या रहता है, सेम रहता है। करंट क्या रहता है, सेम कांस्टेंट रहता है। बट आपको पता है अगर आपने घर में मान लो एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा रखा है, एक हीटर लगा रखा है, तो इन दोनों के लिए आपको पता है अलग अलग करंट चाहिए। अलग अलग क्या चाहिए, करंट चाहिए। देखो लिखा हुआ है भी, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है तो इनके लिए करंट भी क्या चाहिए, डिफरेंट चाहिए। करंट भी क्या चाहिए, डिफरेंट। अगर आप सीरीज के अंदर, मैं बता रहा हूँ इसमें बताने के चाहता, देखो ये कह रहा है भी घरों के अंदर अपने मान लो आपको बोले भी सीरीज के अंदर सारे स्विच को मतलब जोड़ना चाहिए कि पैरेलल में। आप कॉमन सेंस है भी, सिंपल सी बात है। सीरीज के अंदर एक तो आई की वैल्यू क्या रहती है, सेम। और टोटल रेजिस्टेंस क्या रहा है, ज्यादा। मीन्स आप जितने इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हो तो टोटल का रेजिस्टेंस क्या आएगा, ज्यादा। रेजिस्टेंस जितना ही ज्यादा होगा तो आई की वैल्यू क्या आएगी, कम। मींस आपके घर के अंदर करंट बहुत ही कम फ्लो होगा। पहला रीजन तो ये है अभी अपने घर के अंदर सीरीज में क्यों नहीं जोड़ सकते। सेकंड रीजन ये है, आपको पता है इसके अंदर आई की वैल्यू क्या रहती है, सेम। अब आपने मान लो इंस्ट्रूमेंट एक लगा रखा है आपके घर में बल्ब, और एक लगा रखा है हीटर, तो दोनों में आपको पता है करंट की वैल्यू क्या चाहिए, अलग अलग। करंट की वैल्यू क्या चाहिए, अलग अलग। और थर्ड रीजन आपको पता है सीरीज के अंदर अगर मान लो एक इंस्ट्रूमेंट खराब भी हो गया तो पूरा पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, खराब। क्यों, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है करंट जाएगा। जैसे मान लो ये दो इंस्ट्रूमेंट, मान लो ये दो है, सीरीज में है ये वाला पैटर्न। ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, एक बल्ब मान लो यहाँ पे लगा है, और मान लो ये दूसरा है। अगर ये बल्ब खराब हो गया, ये मान लो कोई भी टीवी वगैरह लगा है, अगर ये खराब हो गया तो इस टीवी के अंदर भी करंट नहीं जाएगा। मीन्स पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, खराब। तो अपने घरों में क्या जोड़ना चाहिए, कौन से में जोड़ना चाहिए, पैरेलल में। पैरेलल का फायदा क्या है, एक तो वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब में क्या रहेगा, सेम। एक आप कितने भी इंस्ट्रूमेंट जोड़ते जाओ, उन टोटल का आपको पता है जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या आएगा, कम। इसलिए इसने बताया। और आपको पता है मैरिज वगैरह के अंदर लाइटिंग वो लगाते हैं, छोटे छोटे बल्ब से होते हैं, फेरी लाइट बोलते हैं उसको, जो अपने दिवाली वगैरह पे भी लगाते हैं घर की सजावट के लिए। उसमें अगर एक लाइट खराब हो जाए तो उसको बहुत ज्यादा मतलब भी उसको फाइंड करने में भी पूरा सर्किट में वो पूरा सर्किट उसका खराब हो जाएगा, वो पूरी लाइटिंग ही खराब हो जाएगी। और उसको उसको ढूंढने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये इसने बताया, ये देखो यहाँ पे अब सारा कुछ यही बता रहा है जो मैंने बताया, ये देखो। भी सर्किट अगर सीरीज में हो तो आपको पता है उसमें कांस्टेंट क्या रहता है, करंट। और आपको हीटर और बल्ब के लिए अलग अलग आपको पता है करंट चाहिए। तो ये एक रीजन तो ये हो गया अभी आपको इसमें घरों की लाइट को सीरीज में क्यों नहीं जोड़ना। दूसरा रीजन देखो, ये रीजन है भी, डिसएडवांटेज क्या है सीरीज की, कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाता है तो सर्किट भी क्या हो जाता है, पूरा 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 क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसका आपको एग्जांपल बताया कि फेरी लाइट जो अपने घर में डेकोरेट करते हैं घरों को फेस्टिवल वगैरह पे, मैरिज वगैरह पे, तो उसमें आपने देखा होगा इलेक्ट्रीशियन है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर उसको एक डेड बल्ब है उसको रिप्लेस करना है तो उसको पूरे का पूरा सर्किट उसको चेक करना पड़ेगा भी कहाँ से उसकी खराबी। अब देखो पैरेलल के आपको प्रॉफिट बता रहे हैं, पैरेलल सर्किट है उसके अंदर आपको पता है करंट डिवाइड होता है। देखो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सेम है, और करंट किस पे डिपेंड करता है, उसमें करंट अलग अलग है। जैसे मान लो बल्ब है तो उसको जितना करंट चाहिए उसके हिसाब से है। अगर मोटर है या जनरेटर है या जो भी है आपके इंस्ट्रूमेंट जुड़ा है, हीटर है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके करंट होगा, ये बता रहा है। और पैरेलल में दूसरा फायदा क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल के अंदर वो क्या होता है, डिक्रीज। जैसे जैसे आप इंस्ट्रूमेंट लगाओगे, इक्विपमेंट लगाओगे, वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या आएगी, कम। ये इसने बताया। तो अपने घर के अंदर अगर अपने लगाना है तो कौन सा अपने पैरेलल लगाएंगे, सीरीज पैरेलल को यूज करेंगे। उसके आपको एडवांटेज बताइए, ये देखो लिखा हुआ भी, इसके अंदर अगर आप पैरेलल में लगा रहे हो
तो उसका आपको अलग अलग एक तो करंट मिल जाएगा और एक आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी सेम। और रेजिस्टेंस भी सबका क्या होगा अलग अलग, उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या मिल जाएगा करंट। अब आगे सुनो, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं आपको ना इस सबसे पहले एक टॉपिक करा देता हूँ फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा। बस ये दो ही टॉपिक रहते हैं, पहले ये कर लो आप, इससे आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक पावर क्या है, क्योंकि ये काम आएगा उसमें। तो पहले ये कराता हूँ, सुनो इलेक्ट्रिक पावर क्या है। पावर का मीन आपको पता है, कोई भी अपने वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो आपने ये सुना ही होगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड क्या होता है, पावर। क्या होता है, पावर। बट अपने यहाँ इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, क्या करें, इलेक्ट्रिक पावर। अपने बोल देते हैं एनर्जी या पावर भी, किसी भी काम करने के लिए अपने को जो अपने को एनर्जी चाहिए उसको बोल देते हैं भी, अपने कोई काम कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा है रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी वर्क को करने के लिए अपने पावर की जरूरत होती है। अब यहाँ सुनो इलेक्ट्रिक पावर का मीन क्या है, कंजप्शन ऑफ एनर्जी भी, अपने कितनी एनर्जी खपत कर रहे हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ये देखो लिखा हुआ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी भी, अपने कितनी एनर्जी खपत कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब अपने को पता है अगर इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है तो वो किस किस पे डिपेंड है, वी पे और आई पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे और आप कितना करंट यूज कर रहे हो उस पे। वी आपको बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आई आपको पता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पावर, शक्ति, विद्युत शक्ति। अब सुनो, इसका आपको पता है इसको किस में मापते हैं, वोल्ट में। और आई आपको पता है किस में होता है, एम्पियर में। और इलेक्ट्रिक पावर को मापते हैं वाट में, किसमें, वॉट में, याद रखना। अब एक वोल्ट की वैल्यू पूछ ले तो ये एक वोल्ट कब होगा, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू पॉइंट के बीच में कितना हो, 1 वोल्ट, और उसके अंदर कितना करंट जा रहा हो, 1 एम्पियर। तो उसके अंदर पावर कितनी होगी, 1 वोल्ट। ये देखो लिखा हुआ है। अब इसके कुछ फॉर्मूले दिए वो बनाते हैं अपने, देखो पी बराबर क्या है, वी इंटू आई, वी इंटू आई। तो देखो अपने अगर वी की वैल्यू लिखें आई आर, इसमें पुट करो तो ये क्या बन गया, पी बराबर आई आर इंटू आई। तो ये भी बना सकते हैं इससे, आई स्केयर आर, आई स्केयर आर। एक और अब देखो इससे एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, आई है, आई क्या होता है, वी अपॉन आर। ये वैल्यू पुट करो इसमें, आई की वैल्यू वी अपॉन आर होती है तो आई स्केयर की क्या हो जाएगी, वी स्केयर आर स्केयर। यहाँ आर, आर से आर कैंसल, तो पी का फॉर्मूला एक और बन सकता है, क्या बन सकता है, पी बराबर वी स्केयर अपॉन आर। देखो पी के फॉर्मूले यहाँ कितने बन गए, तीन। कितने बन गए, तीन। मैं तीनों को बताता हूँ, देखो एक तो ये बन गया, एक ये बन गया पी का फॉर्मूला, और एक ये। तीनों आए कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये देखो अभी इसने ये लिखा है भी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे बता सकते हैं, ये देखो इलेक्ट्रिक सर्किट कंज्यूम, कितने इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितनी एनर्जी अपनी कंज्यूम करें। तो देखो इलेक्ट्रिक पावर को कैसे बता, इलेक्ट्रिक पावर पी बराबर वी इंटू आई। और ये देखो पी को ऐसे भी लिख सकते हैं आई आर स्क्वायर, ये लिखा हुआ, और पी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे ये भी बता दिया, इसको अपने किस में मापते हैं, वोट में। इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट क्या है, वोट। ये छोटी यूनिट आगे बताऊंगा आपको। ये देखो 1 वोट को अगर डिफाइन करना तो ऐसे बताएंगे, 1 वोल्ट लगा हो 1 एम्पियर, तो ये क्या मिल जाएगा, 1 वी। तो ये देखो लिखा हुआ वोट है वो छोटी यूनिट है, वोट है वो कौन सी यूनिट है, छोटी यूनिट है। अब आगे सुनो, अपने इसको इसकी लार्जर यूनिट कौन सी होती है, किलोवाट। किलोवाट का मीन्स 1000 वोट, किलोवाट का मीन्स क्या हो जाएगा, 1000 वोट। किलो का मीन तो आपको बताइए 1000। अब सुनो, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, अपने को मान लो इसकी बड़ी से बड़ी यूनिट पूछ ले, सबसे बड़ी यूनिट, तो इसको बोलते हैं किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। ये देखो लिखा हुआ वॉट आवर हो गया। अब वॉट आवर को मान लो आप, ये रहा कमर्शियल यूनिट पूछ ले या सबसे बड़ी यूनिट पूछ ले इसकी, तो ये क्या है, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को देखो कैसे लिखा, अपने इसको रट्टा नहीं लगाना, इसको समझने दो। 1 किलोवाट आवर, इसको एक यूनिट भी बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट, 1 यूनिट। ये रहा कमर्शियल यूनिट, अपने बिल आता है ना यूनिट के अंदर, उसमें किलो का मीन्स क्या होता है, 1000। किलो का मीन क्या है, 1000। 1000 वोट हो गया किलो वोट को, ये रहा अपने ऊपर किया था। आवर का मीन सुनो, आवर का भी, 1 घंटे के अंदर मिनट कितनी होती है, 60, और सेकंड कितनी होती है, 60। तो ये देखो लिखा हुआ है 1000, और सेकंड कितनी होगी, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। ये बन गया आपका वॉट सेकंड। अब सुनो इसको ऐसे कैसे सोल्व किया, ऐसे ये बन गया आपका 3600, ये आपका 1000। 36 की कितनी जरूरत लगी, 10 की 5, 10 की 5, इसको क्या बोल देंगे, वॉट सेकंड, वॉट सेकंड।
अब सुनो, अगर इसके पॉइंट लगा दें ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, जूल। ये इसको क्या लिख सकते हैं, जूल वॉट सेकंड। ये देखो, इसका मीन ये है 1 किलोवाट आवर यूनिट, और इसी को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। 1 यूनिट, 1 यूनिट में आपसे पूछ ले तो ये कितनी होती है, 3.6 10 की पावर 6 जूल एनर्जी 1 किलोवाट आवर के अंदर। ये बताया इसमें। तो सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल सा है। किलो का मीन 1000, और ये बताई थी आपको 60 इंटू 60 मिनट। 1 घंटे के अंदर मिनट कितनी होती है, 60, और सेकंड कितने होते हैं, 60। तो ये क्या बन गया, 3600 सेकंड। और इसको ऐसे सॉल्व कर, ये लिखा हुआ वॉट सेकंड है यहाँ पे लिखा हुआ। इसने पॉइंट सीधे लगा दिए, इसने सॉल्व कर दिया। मैंने इसे बता दिया ना आपको, ये सिंपल सा हो गया। और यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन भी दिया है, इस पे ही दिया, वी आपको दिया है 220 वी, और एम्पियर इतना दिया है, पावर पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला, P बराबर V इंटू आई, बस कुछ नहीं करना, इसको इंटू ही करना था, इंटू ही करना था। ये आ गया आपका 110 जूल पर सेकंड। ये आपका बन गया वोट। ये क्या बन गया, वोट। ये सिंपल सा था, इसको बस इंटू ही करना था इससे। और आगे एक क्वेश्चन और दिया है, ये आपको करवा देता हूँ क्योंकि ये इस पे डिपेंड है। ये देखो, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, 400 वोल्ट ऑपरेट करता है, 8 आवर पर डे, मतलब एक दिन के अंदर कितना चलता है, 8 आवर। 8 आवर। ये पूछ रहा है ये कितनी एनर्जी ऑपरेट करेगा, 30 दिन चल रहा है, और एक यूनिट की वैल्यू दी है आपको। मान लो ये क्या कह रहा है, 400 वोल्ट पे एक मतलब रेफ्रिजरेटर चल रहा है, और डेली का कितना घंटे चल रहा है, 8 घंटे। कितने घंटे चल रहा है, 8 घंटे, और 30 दिन चल रहा है। 30 दिन चल रहा है इतनी एनर्जी के साथ, इतनी पावर के साथ। और 1 यूनिट की वैल्यू आपको, 1 यूनिट का आपको रेट दिया है भी, 3 रुपए लगेंगे 1 यूनिट का। तो आपको टोटल खर्चा पूछ रहा है। तो सिंपल सा देखो, आपको 400 वोट पी दिया है, और चल कितना रहा है, 8 घंटे, और चलाना कितने दिन है, 30 दिन। तो आपका टोटल एनर्जी कितनी लगेगी, देखो पी की वैल्यू आपको दी है 400, तो आपने टोटल एनर्जी कितनी खपत कर ली, 96,000 वॉट आवर। वॉट आवर किलो में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 जीरो है, इसको किलो बना लो। तो ये क्या बन गया, 96 किलो वॉट आवर। मीन्स आपकी कितनी यूनिट जा रही है, 96 यूनिट। कितनी यूनिट बन रही है, 96 यूनिट, क्योंकि ऊपर बताया ये देखो, किलो वॉट आवर को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। 1 यूनिट, यहाँ इसको, ये आपका वॉट आवर आया, इसको किलो में क्यों लिखा, तो किलो वाट आवर को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। अब देखो, आपने इतनी यूनिट एनर्जी खपत की है, कंजप्शन की है, और रेट कितना है ये पर यूनिट का, 3 रुपए। तो बस इसको इससे इंटू ही करना है। तो आपको कितने रुपए देना पड़ेगा अभी, 288। ये इसने पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, बस आपको फॉर्मूला लगाना था और आंसर। अब सुनो, अब आपको पता चल गया पी है इलेक्ट्रिक पावर, वो किस पे डिपेंड है, वी इंटू आई। वी इंटू आई, क्योंकि इसका आप अपने ऊपर यूज करेंगे। अब सुनो, तो ये सुनो, हीट इफेक्ट है क्या, हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको बताइए, जैसे कोई भी मान लो इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, काफी लंबे टाइम तक आपने चलाया, जैसे मान लो पंखा ही समझ लो, पंखे को आप लंबे टाइम तक चला रहे हो, बंद ही नहीं कर रहे, जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो आपको पता है वो हीट प्रोड्यूस करेगा, पंखा क्या होने लग जाएगा, गर्म। भी कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट चलाओ, चाहे इलेक्ट्रिक जो भी चलाओ, उसके लंबे टाइम तक अगर आप चला रहे हो तो वो हीट है, वो एनर्जी जो आप इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो, वो कुछ ना कुछ क्या निकलेगा, हीट के रूप में क्या निकलना, मतलब वायर क्या निकालने, हीट के रूप में एनर्जी को क्या निकालने चाहिए, बाहर। और वो क्या होगी, गर्म। क्या होगी, गर्म। इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये आपको बताइए भी करंट कैसे फ्लो होता है। हम मान लो एक सेल है, सेल के अंदर आपको होता है केमिकल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल। वो किसमें चेंज करता है उसको, केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उसी से पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, उसी से आपके पता है चार्ज फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, चार्ज फ्लो होते हैं। चार्ज फ्लो होने से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट। और वो करंट का कुछ हिस्सा तो आप देख लो, जैसे मान लो पंखा चलाया या कोई भी चीज आप इंस्ट्रूमेंट चला रहे हो, तो कुछ तो एनर्जी उसमें, उसकी जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, वो कुछ तो उसमें खपत हो गया। कुछ एनर्जी क्या है, हीट के रूप में क्या निकलेगी बाहर, हीट के रूप में क्या निकलेगी बाहर। उसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स आप कोई भी वायर को इलेक्ट्रिक करंट देंगे, तो कुछ ना कुछ काम तो वो कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक करंट को लेकर कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी हीट के रूप में क्या निकलती जाती है बाहर। यही बात इसने बताया। ये देखो, इसका अपने कुछ में यूज भी करते हैं, जैसे मान लो हीटर हो गया, ये अपनी प्रेस होगी, या जो भी इलेक्ट्रिक मान लो हीटिंग डिवाइस है, उनमें इस हीटिंग इफेक्ट का अपने यूज करते हैं। ये आपको सिंपल सा बता रहा है कि कोई बैटरी है या कोई सेल है, वो आपको पता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है,
उससे आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उससे आपको बताइए पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 में, तो आप 2 टर्मिनल के बीच में तो आपके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मोशन करेंगे। उससे क्या आपका आपको पता है इलेक्ट्रॉन के मोशन या फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, करंट। उसको क्या बोलते हैं, करंट। ये इसने सिंपल सा बताया। अब सुनो वो एनर्जी जाती कहाँ है ये बता है। ये आपने कोई भी मान लो फैन वगैरह चलाया, पंखा वगैरह चलाया, ये देखो लिखा हुआ है आपने, तो कुछ एनर्जी तो आपको उसको रोटेट करने में, उसकी जो आपने एनर्जी दी है वो पंखे के मतलब फैन को क्या करे, ब्लेड है उनको क्या करे, रोटेट करने में चलेगी। बट कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी क्या होगी, ये देखो रेस्ट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सपेंडेड हीट, हीट के रूप के अंदर क्या निकलेगी, बाहर, हीट के रूप में क्या निकलेगी, बाहर। और आप इससे कुछ ना कुछ इसका यूज भी कर सकते हो, आपको मिलता है हीटर वगैरह उसके अंदर इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसका क्या करते हैं, यूज। ये देखो आपका दिया हुआ आपका, आप लंबे टाइम तक अगर आप उसको करंट दे रहे हो तो देखो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फैन है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, गर्म स्टार्ट होना हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताया है ये रहा। कुछ ना कुछ एनर्जी है वो आपकी क्या है, हीट के रूप में क्या निकलेगी बाहर, इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका अपने यूज भी करते हैं, ये सिंपल सा बता रहा है। अब देखो ये कह रहा है भी आपने एक पंखे को एनर्जी दी, उसमें हीट है, जैसे मान लो आप कोई भी रेजिस्टेंस लगा दिया, सिंपल रेजिस्टेंस, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया, ये देखो सिंपल दिया हुआ। अगर आप किस कोई सिंपल रेजिस्टेंस लगा रहे हो, रजिस्टर लगा रहे हो, उसको आपने मतलब मान लो सिंपल आप उसको क्या दे रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो वो रजिस्टर उच्च करंट को हीट के रूप में क्या निकलेगा, बाहर, हीट के रूप में क्या निकलेगा बाहर। मीन्स आप कोई वायर को सिर्फ करंट दे रहे हो, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया। आप कुछ देर के बाद देखोगे वो वायर है जिसका रेजिस्टेंस है, तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, गर्म स्टार्ट होना, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। उसी को क्या बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट दे रही हो, तो वो हीट के रूप में एनर्जी को क्या निकाल रहा है बाहर। इसी को क्या बोलते हैं, हीट इफेक्ट, हीट इफेक्ट। ये देखो सिंपल यहाँ आपको बताया, ये आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया और करंट फ्लो कर रहे हो उसे रजिस्टर के अंदर, ये देखो सिंपल सा वी लगा लिया आपने। उसके अंदर आपको पता है चार्ज फ्लो होंगे, चार्ज फ्लो उसी को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो चार्ज को ऐसे भी तो लिखते हैं, देखो सिंपल सी बात है। ये होता है वो क्या होता है, वी इंटू आई। और इसने ऐसे लिखा है, वी अपने भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया तो चार्ज हो रहे हैं फ्लो, और आपको पता है अपने आई को ऐसे भी तो लिखते हैं क्यू अपॉन टी। तो ये देखो इसने ऐसे लिखा है, ये पहले लिख दिया और ये स्टेप बाद में, ये देखो लिखा हुआ, ये चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो। और आपने लंबे टाइम तक उसको, ये तो क्या अपॉन टी हो गया, वी इंटू आई। अब सुनो, अगर आप लंबे टाइम तक एनर्जी दे रहे हो, लंबे टाइम तक क्या दे रहे हो, एनर्जी, पी इंटू टी कर रहे हो, लंबे टाइम तक आप एनर्जी दे रहे हो, तो वो एनर्जी है वो किसके रूप में बाहर निकलेगी, हीट के रूप में, हीट के रूप में। तो ये क्या बन जाएगा, पी था वी इंटू आई, पी इंटू आई। आपने इसको दे दिया टाइम, कुछ टाइम के लिए ये आप पावर दे रहे हो, तो ये किसके रूप में बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी एनर्जी, हीट के रूप में। अब सुनो, ये हीट कब ज्यादा निकलेगी कब कम निकलेगी, इसके लिए जूल साहब ने एक रूल दिया था। जूल साहब ने क्या दिया, रूल। ये एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, और आपसे अगर पूछ लूं, मैं कह रहा हूँ भी एक कोई भी अपने वायर ले रखी है या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, उसमें हीट प्रोड्यूस ज्यादा कब होगी, हीट प्रोड्यूस ज्यादा कब होगी। तो आप यही कहोगे सर एक तो टाइम, जो मान लो 1 घंटे के लिए फैन चल रहा है, एक 10 घंटे के लिए, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हो वैसे वैसे हीट क्या निकलेगी ज्यादा। दूसरी डिपेंड किस पे करेगी, रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस आपको पता है अगर ज्यादा होगा तो ऑब्स्टेकल क्या होगी ज्यादा, करंट कम फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होने के लिए आपको पता है वो किसके रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हीट के रूप में। और तीसरी चीज करंट के रूप, आप अगर मान लो करंट का वैल्यू बढ़ा रहे हो, करंट का वैल्यू क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो हीट उतनी ज्यादा निकलेगी। तो ये बताया था जूल साहब ने, जूल साहब ने एक रूल दिया था, सुन लो सिंपल सा, एच बराबर आई स्केर आर टी, बस इतना याद रखना। ये जूल का हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग रूल, जूल हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो उन्होंने क्या बताया, हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ये देखो लिखा हुआ करंट के, करंट की स्क्वायर की, ये देखो लिखा हुआ स्क्वायर ऑफ करंट। हीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ करंट। और हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के। आपको पता है रेजिस्टेंस ज्यादा तो ऑब्स्टेकल ज्यादा, करंट कम फ्लो होगा, करंट ज्यादा फ्लो होने के लिए क्या निकलेगी बाहर, हीट निकलेगी। और ये तो हीट, ये याद रखना सिंपल सा। अगर आप करंट की वैल्यू 1 कर रहे हो, देख लो मान लो, तो हीट कितना निकला, मान लो 1। अब आपने इसकी 1 की वैल्यू बढ़ाई पर हीट 1 नहीं निकली, हीट कितने गुना बढ़ गई, 4 गुना, क्योंकि स्क्वायर में बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा हीट अगर आपसे पूछ ले किस पे डिपेंड करती है, तो करंट पे। किस पे डिपेंड करती है, करंट। तब करंट
आपको पता है इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से होता है। जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है वो कम करंट ले रहा है, और जो आपका हीटर है वो आपका करंट क्या लेगा, ज़्यादा, तो हीट भी क्या प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा। और थर्ड इन्होंने क्या बताया, हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के। इस फॉर्मूले से आप तीनों बता सकते हो। हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर के, आर पे और टी पे। मीन्स हीट तीन चीज पे डिपेंड करती है, किस किस पे, करंट पे, रेजिस्टेंस पे, और जितना आप टाइम लगा रहे। ये सिंपल सा था। ये रहा, किसका लो है, जूल्स हीटिंग लो, जूल्स हीटिंग लो। ये याद रखना, ये है जूल का हीटिंग लो। H बराबर आई स्केयर आर टी। और ये इसने दिया है, ये देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम की। ये सिंपल आपको बताया है, और इसमें कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट। अब देखो, किसी वायर में हीट निकल रही है तो ये अपने फायदा करेगा या नुकसान करेगा। अब आपको पता है साइंस के अंदर लगभग जो चीज फायदा मिल रही है और जो चीज नुकसान लग रही है उसका भी कुछ ना कुछ साइंटिस्ट फायदा उठा ही लेते हैं। तो आपको पता ही है, जैसे आप मैंने बता भी दिया, जैसे हीटिंग डिवाइस है उनके अंदर इसी का यूज करते हैं। रेजिस्टेंस वायर का क्या रखो, ज्यादा, रेजिस्टिविटी ज्यादा रखो। रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट भी क्या प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा। ये ऐसी वायर लो जिसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी क्या हो, ज्यादा। इसीलिए आपको पता है हीटिंग डिवाइस के अंदर, मैंने पीछे भी बताया था, हीटिंग डिवाइस के अंदर एलओए लेते हैं। क्या लेते हैं, एलओए, क्योंकि एलओए की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। वो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट भी क्या निकलेगी, ज्यादा। एक एलओए का ये फायदा, उतने हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं होते, या सॉरी, मेल्ट भी नहीं होते एंड ऑक्सीडाइज भी नहीं होते। तो उससे ये सुनो क्वेश्चन 12.10। ये वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इसको स्टेप में दिया है तो आपको करवाई देता हूँ। हाँ, ये सुनो, इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी, सुन, इतनी आप पी दे रहे हो, इतना क्या दे रहे हो, पी। तो हीटिंग मैक्सिमम है, पहले इसका कितना है, 360 वोल्ट, 360 वोल्ट। सुन लो क्वेश्चन क्या है, पहले इधर से देख लो। ये कह रहा है मैक्सिमम हीट कब निकलेगी, मैक्सिमम हीट देखो। ये आपको पता क्या होता है, P अपॉन वी, P अपॉन वी। पहले आपको P कितना दिया है, 840, तो वोल्टेज आपको दिया कितना, 220, 220। तो आपकी आई कितनी निकलेगी, 3.82। इसको सॉल्व कर लेना। अब आर इसका क्या होगा, V अपॉन आर, वी अपॉन आई। वी आपको दिया 220 और आई अभी आपने निकाली है 3.82। तो इसका रेजिस्टेंस कितना बन गया, 57.60, 57.60। अब आपको पता है पी कम, पी क्या है, कम, तो ऑब्वियस सी बात है, पी कम है तो आई भी क्या आएगी, कम। तो वापस वही फॉर्मूला, आपने आई निकालना है। देखो, पहले तो आपने निकालना है 840 वोल्ट पे, फिर इस बार पी कितना दिया है, 360, 360। तो ये आपका आई की वैल्यू क्या आएगी, 1.64। अब इसका आर आपको ऑब्वियस सी बात है, इसका आर क्या होगा, ज्यादा। आर क्या होगा, ज्यादा। आर ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर करंट क्या है, कम। करंट क्या है इसके अंदर, कम। तो ये इसने बताया, वोल्टेज दोनों में सेम, वोल्टेज दोनों में क्या है, सेम। बस ये इसने पूछा है। ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। एक इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी कितनी कर रहा है, 840 वोट, 400 840 वोट व्हेन हीटिंग एट द मैक्सिमम रेट, एंड 360 वोल्ट पे हीटिंग क्या कर रहा है, मिनिमम। हीटिंग क्या कर रहा है, मिनिमम। वोल्टेज क्या है, 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस ईच केस। पहले में पूछा, मान लो पी आपको दिया है 840, वी आपको दिया है 220। तो इसमें आपको आई निकालना था और इसमें क्या निकालना था, आर। और दूसरे के अंदर आपको पता है पावर कम, पावर कम है तो ऑब्वियस सी बात है आई भी क्या आएगी, कम। और रेजिस्टेंस क्या होगा इसमें, ज्यादा। रेजिस्टेंस इसमें क्या होगा, ज्यादा। सिंपल सा था क्वेश्चन। अब सुनो, एच आपको दिया है 100 जूल, टाइम दिया आपको 1 सेकेंड, आर दिया आपको 4 ओम, आई पूछा है आपसे, ओ वी पूछा है आपसे, क्या पूछा है, वी। वी निकालने, अब देखो आपको एच दिया है, टी दिया है, आर दिया है। ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों चीजें हो, एच बराबर आई स्केयर आर टी। और आई निकाल लो, आर आपको दिया तो वी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगा लो आप इस पे। तो आई क्या हो जाएगा, आई स्केयर बराबर एच अपॉन आर टी, एच अपॉन आर टी। और आई बोलोगे तो इसका अंडर लग जाएगा, एच अपॉन आर टी। ये फॉर्मूला, ये देखो, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, अब कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से है, इससे। एच बराबर आई स्केयर आर टी, और आई स्केयर को इधर कर लिया एच अपॉन आर टी, और इसका अंडर, इसका अगर स्केयर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर। इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये देखो 100 जूल है, ये 4 है। 100/4 आपको पता है कितना होता है, 25। 100/4 कितना होता है, 25। और 25 का रूट होता है, किसका रूट होता है, 5 का।
और ये आपका 5 आ गया। आई कितना आ गया 5, और आर आपको दिया है, वी बराबर क्या होता है आई इंटू आर। आई आपका 5 है, आर आपको दिया है 4 ओम, तो वी कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। 20 वोल्ट, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो गया। अब सुनो, ये रहा, आपको पता है हीट निकल रही है, हीट निकल रही है, अपने को ऐसे लगता है भी हीट निकलेगी तो वो सारा नुकसान है, पर लेकिन आपको पता है उसके भी कुछ ना कुछ एडवांटेज है, कुछ ना कुछ एडवांटेज है। मैं पहले आपको तीनों बता देता हूँ एडवांटेज क्या क्या है। फर्स्ट तो अभी आपको बताया था, जो भी हीटिंग डिवाइस है, जो भी हीटिंग डिवाइस है, हीटिंग डिवाइस के अंदर आपको पता ही होगा एलॉय की वायर लेते हैं, प्योर मेटल की ना लेके, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी प्योर मेटल के कंपेयर में थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा। रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा। रेजिस्टेंस आपको पता है किस पे डिपेंड करता है, हीट पे। फर्स्ट रीजन तो ये है। सेकेंड रीजन, हीटिंग डिवाइस है उसमें एलओए क्यों लेते हैं, सेकेंड रीजन ये हाई टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीडाइज नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते मीन्स ये खराब नहीं होंगे। ये दो तीन रीजन हैं जिसके कारण अपने हीटिंग डिवाइस के अंदर क्या लेते हैं, एलओए की वायर लेते हैं, कंपेयर देन प्योर मेटल, कंपेयर देन प्योर मेटल। और आपको पता है इसके अंदर जो आप वायर ले रहे हो एलओए की, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होने के कारण रेजिस्टेंस निकलेगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा आपको बताइए एच बराबर आई स्केयर आर टी, उसकी हीट भी क्या निकलेगी ज्यादा, उससे हीट भी क्या निकलेगी ज्यादा। और आपको सेकंड प्रॉफिट बताता हूँ इसका, हीटिंग इफेक्ट का। आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा होगा ऐसे वाला, इसमें ये वायर लगी होती है और ये कवरिंग, ये वायर होती है ये वायर होती है टंगस्टन की, ये देखो देखो। और टंगस्टन क्यों होता है ये सुनो अपने, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री। आपको पता है अगर इसमें देखो, इसमें ये वायर लगी हुई, आप इसको सिर्फ करंट दे रहे हो, सिर्फ क्या दे रहे हो करंट, करंट दोगे, यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट और तो है नहीं, तो ये सारा सारा करंट इस वायर में, और इस वायर का जाएगा तो वायर क्या प्रोड्यूस करेगी हीट, और हीट का कुछ भाग आपको पता है लाइट के रूप में भी बाहर निकलेगा। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, टंगस्टन से। टंगस्टन से ही क्यों बना होता है, क्योंकि यहाँ चाहिए आपको हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ताकि हाई टेम्परेचर के कारण क्या हो, लाइट इमिट हो, लाइट क्या हो इमिट, और ऐसी मेटल हो जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो ज्यादा, ताकि वो टूटे नहीं, ताकि वो टूटे नहीं। और आपको ये तो पता ही है, यहाँ कांच का जो कवरिंग होता है, इसके अंदर अब आपको पता है ऑक्सीजन तो हो नहीं सकता, ऑक्सीजन होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी और ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, मतलब फूट जाएगा। तो इसके अंदर नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है, कौन सी गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस, ये देखो लिखा भी हुआ है, इसके अंदर नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है, जो क्या हो, कम रिएक्टिव हो, जैसे नाइट्रोजन होगी और आर्गन गैसेस वगैरह इसके अंदर भरी होती है इस फिलामेंट के अंदर। और ये फिलामेंट क्या है, ये फिलामेंट किस पे काम कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट पे, हीटिंग इफेक्ट पे। आप इस फिलामेंट को करंट दोगे और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट, क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट, और इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा कि उससे क्या होगी, लाइटिंग होगी, क्या होगी, लाइटिंग होगी। देखो ये लिखे हुए हैं इसमें, अब मैं आपको ये दोनों बताता हूँ। ये देखो फर्स्ट तो हो गया हीटिंग डिवाइस वाला, ये अपने हीटिंग डिवाइस में एलॉय लेते हैं, वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं। उसको आप देखो हीट दोगे, करंट दोगे तो वो क्या निकलेगा, हीट। और सेकंड किस में यूज करते हैं, बल्ब के फिलामेंट में, बल्ब के फिलामेंट, बल्ब के फिलामेंट में भी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है। थर्ड सुनो फ्यूज, थर्ड सुनो फ्यूज। मान लो ये अपने घर का सर्किट है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये सिंपल सुन लो। ये मान लो यहाँ पे टीवी लगा है, और यहाँ पे एक वायर, आप मान लो ये घर का सर्किट है, मान लो यहाँ से आप 220 वोल्टेज दे रहे हो, और यहाँ एक वायर लगी है। अब सुनो फ्यूज होता है, ये है फ्यूज। मान लो यहाँ से 220 वोल्टेज आ रहा है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 220, मतलब मान लो घर का है, तो सुनो करंट है, ये वैसे बता रहा हूँ, जैसे अपने घर में डीसी करंट नहीं होता, एसी करंट होता है। चलो आप इतना मतलब, ये मान लो कोई सर्किट है, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट ये लगा है, एक लगी है फ्यूज की वायर। अब फ्यूज का वायर का सुनो क्या, ये लगता है फ्यूज का वायर पहले तैयार रखना सीरीज में लगता है, क्या लगता है, सीरीज में। और ये अपने घर के जो भी सर्किट है, मेन सर्किट, उसको सेफ रखता है। सेफ कैसे रखता है, मान लो
इस फ्यूज की वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स। अकॉर्डिंग टू कितनी करंट जा रही है उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब रखा जाता है मेल्टिंग पॉइंट, और कितनी करंट ये सहन कर लेगा। अब सुनो, अपने घर के अंदर सर्किट के अंदर मतलब मान लो गड़बड़ी होगी, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर गड़बड़ी होगी तो क्या निकलेगी? हीट। क्या निकलेगी? हीट। तो इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट है वो इस वायर के कंपेयर में क्या होगा? कम। वायर में क्या होगा? कम। तो जब हीट इफेक्ट होगा तब ये फ्यूज की वायर है वो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेल्ट। इस वायर से पहले मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होके क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रेक। और अपने घर का सर्किट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। उससे अपने घर के जो भी मेन सर्किट है, मेन जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। मीन्स उनके लिए फ्यूज वायर अपना बलिदान दे देगा। फ्यूज की वायर का मीन क्या है? फ्यूज की वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या रखते हैं? फिक्स। भी अब अप्रोप्रिएट होता है इसका मतलब मान लो। और ये किससे बनती है? एलॉय से। किससे बनी होती है? एलॉय से। ये देखो लिखा हुआ, एलॉय से बनी होती है। इनसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन वगैरह से बनी होती है। ये स्पेसिफिक मतलब वैल्यू की मतलब करंट को फ्लो करवा लेगा अपने अंदर। अगर उससे ज्यादा करंट होगा तो क्या होगी? ये हीट होगी। क्या होगी? हीट। हीट के कारण ये क्या कर देगी? मेल्ट होगी। और मेल्ट होने के कारण फ्यूज की वायर क्या हो जाएगी? ब्रेक। और पूरे सर्किट को क्या कर देगी? ब्रेक। बट इससे होगा क्या? बाकी का सर्किट पे वाला ब्रेक हो गया तो अपने बाकी के इंस्ट्रूमेंट हैं उन पे हीट इफेक्ट नहीं आएगा। मीन्स वो खराब होने से बच जाएगा, अपना बलिदान दे देंगे। फ्यूज की वायर याद रखना, फ्यूज की वायर किसमें लगती है? सीरीज में। किसकी लगती है? सीरीज में। और अपने घरों में इसका फ्यूज कितने मतलब फ्यूज कितने एम्पीयर तक करंट सहन कर सकता है? 1 2 3 5 मान लो 10 एम्पीयर तक। अब मान लो कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो इतने एम्पीयर पे काम कर रहा है, 4.54 एम्पीयर पे काम कर रहा है, तो उसके लिए अपने कौन सा फ्यूज मतलब कितने एम्पीयर तक के फ्यूज अपने उसके लिए बढ़िया रहेगा? 5 एम्पीयर तक। कितना? 5 एम्पीयर तक। याद रखना। अब सुनो, इस थ्योरी को बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल बढ़िया से। अब सुनो, ये सुनो। अब अपने जनरेशन के अंदर हीट कंडक्टर है, उसके लिए अपने जो जिसके अंदर करंट जा रहा है, जिसके अंदर क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। अब अपने ये पता है कि जो अपनी हीट निकल रही थी वो अनडिजायरेबल है, बट लेकिन कई जगह उसके क्या है? यूज है। कुछ कई जगह उसके क्या है? यूज। ये देख लेता हूँ, इन मैनी केस अनडिजायरेबल है, बट लेकिन इसको अपने यूजफुल इलेक्ट्रिक एनर्जी कर सकते हैं हीट को। अब सुनो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब देखो, आपको पता है अगर कहीं भी ज़्यादा करंट आएगा तो उसके कारण क्या होगा? हीट होगा, टेम्परेचर निकलेगा ज़्यादा, और उसके कारण क्या होगा? हीटिंग होगी। हीटिंग होगी। तो इसके कुछ यूजफुल एप्लीकेशन भी है। जैसे पहले पहले सुनो, इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन। मान लो अपने प्रेस हो गया, टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल होगी, इन सब के अंदर क्या है? हीट इफेक्ट का अपने यूज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या रखेंगे? ज़्यादा। हीट क्या निकलेगी? ज़्यादा। हीट ज़्यादा निकलेगी तो ये जल्दी से गर्म होंगे, और इनका अपने हीटिंग डिवाइस का अपने काम कर लेंगे। अब सुनो सेकंड। सेकंड का इलेक्ट्रिक हीटिंग है, उसका अपने यूज लाइटिंग में भी कर सकते हैं। लाइटिंग में कैसे कर सकते हैं? ये देखो लिखा हुआ है। अपने इसको टंगस्टन को क्या दे रहे हैं? टंगस्टन वायर को करंट दे रहे हैं। करंट दे रहे हैं तो ये क्या हो रही है? हीट हो रही है। क्या हो रही है? हीट। और हीट होने के कारण इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया, अभी ये क्या करिए? लाइटिंग यूज करिए। ये देखो लिखा हुआ, फिलामेंट मस्ट बी रिटेन हीट जनरेट पॉसिबल। वेरी हॉट हो जाता है और इमिट क्या करता है? लाइट। इमिट क्या करता है? लाइट। और इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या रखा जाता है? लाइट और हाई, ताकि वो क्या हो? मेल्ट होके टूटे। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? अब आपसे पूछ ले भी फिलामेंट हमेशा टंगस्टन से ही क्यों बनाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? इतना। तो इतने टेम्परेचर को सहन कर लेगा ये, और जल्दी से टूटेगा नहीं। ये देखा लिखा हुआ बल्ब फिलामेंट, ये लिखा है थर्मली आइसोलेटेड होते हैं, पॉसिबल जितना अपने बना सकते हैं। अब सुनो आगे। ये सिंपल सा भी बताया था अभी। बल्ब का जो फिलामेंट है उसके अंदर केमिकल इनएक्टिव बनाने के लिए उसमें नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। ये आपको मैंने बता दी, सिंपल सा। और अनदर एक कॉमन एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट का, किसमें लेते हैं? फ्यूज में। किसमें लेते हैं? फ्यूज में। इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये आपको पता है, ये लिखा हुआ। फ्यूज क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है सर्किट को। किसमें? फ्लो ऑफ अनडली हाई इलेक्ट्रिक सर्किट। हाई जब करंट मतलब ज्यादा होगा तो फ्यूज उससे अपने पूरे सर्किट को क्या करेगा? सेफ देगा। क्या करेगा? सेफ। अपना बलिदान दे देगा। ये आपको मैंने बता दिया। द फ्यूज इज, ये हमेशा याद रखना, फ्यूज हमेशा सीरीज में लगता है। फ्यूज हमेशा क्या लगता है? सीरीज में। ये बनता किससे है? मेटल या एलॉय से बना सकते हो। वायर का एक पीस होता है, ये हमने बताई थी, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, इनसे आप बना सकते हो। ये स्पेसिफिक वैल्यू करंट है उसको ही फ्लो होने देगा। अगर उससे ज्यादा करंट जाएगा तो ये टेम्परेचर के कारण होगा, और फ्यूज टेम्परेचर इंक्रीज होगा फ्यूज का, और फ्यूज क्या हो जाएगा? मेल्ट। फ्यूज क्या हो जाएगा? मेल्ट। और अपने घर का पूरा सर्किट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और ये अपने घर के पूरे सर्किट को बचा देगा। और ये बताएं, अपने फ्यूज की वायर होती है उसको अपने एक मान लो केस, मान लो भी ढांचे के अंदर अपने स्टोर करके रखते हैं। वो
ये लिखा हुआ पोर्सेलिन के अंदर अपने इसको क्या करते हैं, जैसे मान लो मेटल के लगे होते हैं, मेटल के अंदर वायर लगाते हैं उसको, तो वो एक ढांचा बनाता है, उसको बोलते हैं पोर्सेलिन मेटल एंड मेटेरियल सेफ रखने के लिए। और ये बनता है कि अपने घर में जो फ्यूज होता है, फ्यूज डोमेस्टिक अपने घरों में यूज होता है, वो 1 एम्पियर से कहाँ तक होता है, 10 एम्पियर तक। 10 एम्पियर तक का क्या होता है, फ्यूज। और मान लो अगर आपके घर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, वो इतना करंट ले रहा है, तो उसके लिए कौन सा फ्यूज सही है, 5 एम्पियर तक का फ्यूज सही। और होप सो ये आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ एक बढ़िया बात ये होता है, तुम सुनो, अपने को क्या लगता है भी, अपने को जो मान लो बिल आ रहा है, बिल आ रहा है तो अपने को लाइटिंग दे रहे हैं, या मतलब अपने को चार्ज दे रहे हैं, या एक बात तो, जो अपने घर के अंदर लाइटिंग मतलब मान लो सॉरी क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वो असल में अपने को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या चार्ज वगैरह कुछ नहीं दे रहे, वो अपने को सिर्फ क्या दे रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एक पोटेंशियल जनरेट करके देते हैं अपनी वायर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उनको फ्लो होने के लिए। आपको पता है चार्ज कब फ्लो होंगे, जब उसके अंदर पोटेंशियल का क्या हो, डिफरेंस, पोटेंशियल का क्या हो, डिफरेंस। और अपने को जो भी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, वो असलियत में अपने को कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती सिवाय एक पोटेंशियल डिफरेंस के। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो ही क्या करते रहते हैं। ये देखो इसमें बहुत बढ़िया बात है ये देखो लिखा हुआ many people think many people think that the electron are consume an electric circuit। भी अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते रहे, कंज्यूम करते रहते, प्लस इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये लिखा हुआ वी पे द इलेक्ट्रिसिटी फॉर इलेक्ट्रिक कंपनी की, अपने किसका बिल, अपने बिल देते हैं, वो पता है किसके लिए देते हैं, प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रिक गैजेट इलेक्ट्रिक बल्ब इंजन। वी पे द एनर्जी दैट वी यूज। याद रखना, अपने बिल किसका भर रहे हैं, अपने बिल इतना भर रहे हैं भी वो इलेक्ट्रॉनों को मूव कराने के लिए अपने को बस सिर्फ क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। होप सो आपको ये चैप्टर बढ़िया लगा होगा और समझ में आया होगा। ये वाले क्वेश्चन है मैं इनकी स्पेशल वीडियो बना दूंगा। बाकी अगला चैप्टर जो भी अपने करेंगे, उसकी उम्मीद है अभी 1 या 2 वीडियो के अंदर उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। बाकी डिटेल में कराया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना इस चैप्टर को, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो की